इस्लाम को मानने वाले सभी लोग, सभी अनुयायी जो हैं वो अपने आप को मुस्लिम कहते हैं या मुसलमान कहे जाते हैं। और अगर बात की जाए इस्लामिक कानून, जिसको हम फ़िक़ह कहते हैं, या फिर इस्लामिक इतिहास, तो इन दोनों के बेस पर अपनी अपनी समझ के अनुसार भी ये मुसलमान भी कई सारी पंथों में, कई सारे डिवीज़न्स में बँटे हुए हैं, जिनको हम स्कूल्स या विचारधाराएँ कहते हैं। और आज के इस वीडियो में हम मुस्लिम लॉ के स्कूल्स, जो भी उनकी विचारधाराएं हैं, शिया, सुन्नी, हनफी, मालिकी, शाफ़िई, जैदी, हर एक सब स्कूल और स्कूल के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से बात करने वाले हैं। तो मुस्लिम लॉ के इस वीडियो को बिना किसी अनावश्यक भूमिका के चलिए आराम से प्रारंभ करते हैं। इससे पहले कि इस वीडियो में हम आगे बढ़ें, मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इस वीडियो को अच्छे से समझना है तो आपको सबसे पहले वापस जाके मेरी प्लेलिस्ट में सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ, जो भी मैंने सोर्सेज बताए हैं, सुन्ना, हदीस, इस्तिहास और इजमा, इन सारी चीज़ों को अच्छे से समझ लेना है। क्योंकि अगर आप उस वीडियो को देखकर इन चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे तो इस वीडियो में, क्योंकि मैं बार बार इन्हीं वर्ड्स का यूज करने वाला हूँ, तो ये वीडियो समझना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा दूसरे पॉइंट के आधार पर मैं उन लोगों से जो कि मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, उनसे मैं ये कहना चाहूँगा, ये एक तरह से डिस्क्लेमर है कि हो सकता है कुछ वर्ड्स का, कुछ चीज़ों का मैं प्रोनाउंसिएशन, वर्बल प्रोनाउंसिएशन सही से ना कर पाऊँ, तो प्लीज़ दिल पे ना लीजिएगा, क्योंकि मुझे इतना अच्छा उर्दू बोलने का एक्सपीरियंस नहीं है। और हाँ, मैं आपको बता दूँ कि इस स्कूल के इस वीडियो के अंतर्गत मैं एक धार्मिक व्यू से पूरा स्कूल का विवरण नहीं बताने वाला हूँ, पूर्व वृत्तांत नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि अगर धार्मिक व्यू से बात करेंगे तो ये बहुत ही लेंदी, लॉन्गेस्ट एंड बोरिंग हो जाएगा। मैं केवल उन्हीं पॉइंट्स के बारे में बात करूंगा जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे हर स्कूल के अंतर्गत हम केवल 4 ही पॉइंट्स की बात करेंगे। सबसे पहला है वो स्कूल क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है। दूसरे पॉइंट के अंतर्गत उस स्कूल का जो फाउंडर है, इमाम है, खलीफा है, जनक है, वो कौन है। तीसरे पॉइंट के अंतर्गत उनकी उस स्कूल की जो गवर्निंग बुक है, जो सबसे ज़्यादा मानी जाती है, वो पुस्तक कौन सी है। और चौथे पॉइंट के अंतर्गत हम बात करेंगे कि वो कौन सा रीजन है जिस पे ये स्कूल प्रचलित हैं, पॉपुलर हैं, जहाँ पे इनके मानने वाले सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो चलिए इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। संप्रदाय के आधार पर अगर बात करें तो मुसलमान 2 स्कूल्स में, शिया और सुन्नी में बटे हुए हैं। और इन स्कूल्स का, शिया सुन्नी के भी कई सारे फिरक, मतलब ये कई सारे फ़िरकों में बटे हुए हैं, कई सारे उपपंथों में भी बटे हुए हैं। बात अगर शिया सुन्नी करें तो ये दोनों ही कुछ बातों पर एकमत है, कुछ बात पे ये मतलब लेके सहमत हैं। जैसे ये मानकर ये चलते हैं कि अल्लाह एक है और मोहम्मद साहब उनके पैगंबर हैं। और तीसरे पॉइंट के अंतर्गत ये मान के चलते हैं कि कुरान उनकी आसमानी किताब है, जो सभी लॉज का एक मेजर सोर्स मानी जाती है। लॉज को जहाँ से निकलते हैं, कानून इनके जहाँ से निकलते हैं। और इनमें जो मतभेद है, इनमें जो वैचारिक मतभेद है, वो केवल 2 पॉइंट्स का है। पहला पॉइंट इनके बिलीव का है, ये किन चीज़ों में बिलीव करते हैं, विश्वास रखते हैं। और दूसरा पॉइंट इनके बीच में उत्तराधिकारी का है। तो इन 2 बातों पर ये जो शिया सुन्नी हैं ये बट गए। और उसके बाद ये शिया सुन्नी के भी कई सारे पार्ट, कई पंथ, कई फिरक, कई उपपंथ होते चले गए। तो सर्वप्रथम हम बात कर लेते हैं अपने पहले स्कूल के बारे में, जो कि सुन्नी स्कूल है। सुन्नी स्कूल का ओरिजिनेशन जो हुआ, इनकी अभ्युदय हुआ, वो सुन्नत शब्द से हुआ। सुन्नत का मतलब वो तौर तरीके, वो एक तरह का टाइप ऑफ बिहेवियर होता है जिस पे खुद स्वयं पैगंबर साहब ने मतलब उसको अपनाया हो, उसको यूज किया हो। तो वो लोग जो कि उन पैगंबर साहब द्वारा अपनाए गए तौर तरीकों को अपनाते हैं, उनका अनुपालन करते हैं, उनको मानते हैं, वो स्वयं को सुन्नी मुसलमान कहते हैं। तो अगर ग्लोबल लेवल पे देखा जाए तो लगभग 80 से 85% मुसलमान जो हैं वो इसी स्कूल से बिलोंग करते हैं। सुन्नी मुसलमानों के अनुसार हज़रत मोहम्मद जो कि उनके पैगंबर थे, उनके बाद उनके ससुर अबू बकर जी, जो हज़रत अबू बकर थे, उन्हें उनका नया नेता बनाया गया, जिन्हें एक तरह से खलीफा कहते हैं। और उन्हीं के द्वारा बताए गए जो भी कानून, जो भी तौर तरीके, जो भी बातें थी, उन पर अमल किया गया। उन लोगों ने उनका सारा कहा माना। लेकिन बीच में ऐसा वैचारिक मतभेद, कुछ ऐसे पॉइंट्स हो गए, कुछ ऐसी कंडीशंस आ गई कि सुन्नी भी कई सारे स्कूल्स और सब स्कूल्स में बढ़ते चले गए।
तो सुन्नी स्कूल का सबसे पहला सब डिवीज़न जो है वो कहा जाता है हनफी स्कूल ऑफ मुस्लिम लॉ। हनफी स्कूल ऑफ मुस्लिम लॉ का नाम हनफी स्कूल पढ़ने के पूर्व कूफा स्कूल था। कूफा जो कि इराक में स्थित एक शहर है, उसी से यहाँ का ओरिजिनेशन हुआ था, इस स्कूल का ओरिजिनेशन हुआ था, इसलिए इसको कूफा स्कूल के नाम से भी जानते हैं। इसका हनफी स्कूल नाम तब से पड़ा जब से इसके फाउंडर ने जो इनके जनक हैं, जो इनके इमाम हैं, इमाम अबू हनीफा, उन्होंने इसकी नींव रखी और उसके बाद से इस स्कूल को हनफी स्कूल ऑफ मुस्लिम लॉ के नाम से जाना जाने लगा। हनफी स्कूल के लोगों द्वारा बिलीव जो उनका रखा जाता है, जो उनका विश्वास है, जो ये मानते हैं कि सोर्स ऑफ लॉ, तो वो सोर्स ऑफ लॉ में ऐसा था कि पैगंबर मोहम्मद साहब जो थे वो अपने वर्ड्स को रिड्यूस कराने में, उसको लिखने में बिलीव नहीं रखते थे कि अपने वर्ड्स और ट्रेडिशंस को वो लिखाएं, उसको एक लिखित फॉर्म में रखा जाए और रिटन फॉर्म में रखा जाए। जबकि ऐसा होता था कि वो कस्टम्स और जो प्रेसिडेंट्स होते थे, जो नज़ीरें होती थी, जो डिसीजंस होते थे, जो मुस्लिम कम्युनिटी द्वारा मतलब दिए जाते थे, उनमें ज़्यादा बिलीव रखते थे। यानी कि कस्टम्स और प्रेसिडेंट्स को ही इनका मेजर सोर्स ऑफ लॉ माना गया। इनकी सबसे इंपॉर्टेंट गवर्निंग बुक जो है वो हिदाया है। हिदाया जो कि अली बिन अबू बकर के द्वारा लिखी गई थी। उसमें इनसे रिलेटेड जितने भी लॉज हैं, जितने भी प्रोविजंस हैं, जो भी चीज़ें हैं वो मिल जाती हैं, सिवाय इनहेरिटेंस के। इनहेरिटेंस के बारे में जो भी लॉज मिलते हैं वो एक दूसरी पुस्तक, दूसरी बुक है सिराजिया, उसमें मिलते हैं, जो कि शेख सिराजुद्दीन द्वारा लिखी गई थी। और इन दोनों बुक्स की पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसको ट्रांसलेट कराने का काम अंग्रेज़ों ने, ब्रिटिशों ने लिया था, जिसमें लॉर्ड जो हेस्टिंग थे उन्होंने और विलियम जोन्स ने, इन दोनों ने इस बुक को, इन दोनों ही बुक को ट्रांसलेट करवाया था। अब इतना पॉपुलर होने के बाद, इतना लोकप्रिय होने की वजह से ही इसका परिणाम ही ये हुआ कि ये विश्व के अधिकांश राष्ट्रों में ये पाए गए, जैसे कि भारत, पाकिस्तान, सीरिया और कई अरेबियन कंट्रीज़ में इन पंथों के अनुयायी का, इन पंथों के लोगों का मिलना पाया जाता है। इसके अलावा अगर बात भारत में की जाए तो भारत में भी ये हनफी स्कूल ऑफ लॉ जो है वो 2 सब डिविजन्स में क्लासीफाई हो गया है, जहाँ पे पहला डिवीज़न इनका देवबंदी और दूसरा बरेलवी। देवबंदी और बरेलवी दोनों ही भारत में स्थित एक प्लेस से, एक जगह से बिलोंग रखते हैं, जहाँ से इनका ओरिजिनेशन हुआ था। और इन दोनों स्कूल की उत्पत्ति जो थी वो 20वीं सेंचुरी के आसपास ही हुई थी। हमारा अगला स्कूल जो है वो मालिकी स्कूल है। मालिकी स्कूल का नामकरण हुआ था, इसके इमाम, इसके प्रमुख जो फाउंडर थे वो इमाम मलिक थे, उन्हीं के नाम पे इनका नामकरण मालिकी स्कूल हुआ, जो कि ये मदीना में मुफ्ती का काम करते थे, वहाँ के मुफ्ती थे। और अगर बात की जाए इन दोनों के बीच में डिफरेंस की, हनफी और मालिकी स्कूल के बीच में डिफरेंस की, तो इनका मेजर डिफरेंस इनके बिलीव में था कि किस चीज़ को सोर्स ऑफ लॉ मानते थे। जैसे जो मालिकी स्कूल था वो सुन्ना और हदीस में बिलीव रखता था। उनके हिसाब से जो लॉ का मेजर सोर्स है, जो स्रोत है, वो सुन्ना और हदीस होते हैं, जबकि हनफी स्कूल इन दोनों में ही बिलीव नहीं रखता था। और आपको बता दें कि जो मालिकी स्कूल है उसकी पॉपुलैरिटी हनफी स्कूल से बहुत ही ज़्यादा कम है। और इसकी वजह ये है क्योंकि इस कम्युनिटी के लोगों ने सवरेन अथॉरिटीज़ के खिलाफ, गवर्निंग अथॉरिटीज़ के खिलाफ, कभी कभी उनकी मन के खिलाफ, उनके मत के खिलाफ ये फतवा जारी कर देते थे। और उस फतवे की वजह से क्या होता था, ज़्यादातर मुस्लिम्स ने इनका सपोर्ट नहीं किया, ना ही किसी मुस्लिम गवर्नमेंट ने इनका सपोर्ट किया। और इसकी वजह से इनकी पॉपुलैरिटी धीरे धीरे कम हो गई और इनके जो अनुयायी हैं, इनको मानने वाले लोग हैं, वो बहुत ही कम पाए जाते हैं। इनकी जो मेजर या प्राइम बुक पाई जाती है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है, वो इमाम मोत्ता है, जो कि इमाम मलिक के द्वारा लिखी गई थी। और इसकी सबसे खास बात यह है कि ये पूरे मुस्लिम कम्युनिटी की सबसे पहली बुक थी जो कि हदीस के ऊपर लिखी गई थी, इसलिए ऑल ओवर द वर्ल्ड मुस्लिम कम्युनिटीज़ के बीच में इसका एक अलग ही इम्पॉर्टेंस पाया जाता है। इस स्कूल का विस्तार, इस स्कूल को मानने वाले लोग कई मतलब एशिया के कई सारे कंट्रीज़ में पाए जाते हैं, लेकिन अगर भारत में बात करें तो इनका अनुयायी जो है, इनको मानने वाले लोग हैं, वो नाम मात्र के ही मिलेंगे। इसकी खास बात यह है कि इस स्कूल का जो कुछ लॉ है, कुछ प्रोविज़न है, वो बहुत ही बेहतर है, जिसकी वजह से इनके कुछ प्रोविज़न्स को मुस्लिम वुमेन एक्ट, तो उसमें इसको लिया गया था। जैसे कि हनफी स्कूल में ये माना जाता है कि अगर किसी स्त्री का, किसी पत्नी का पति गायब है,
तो वो तब तक उसका प्रिज्यूम डेथ नहीं माना जाएगा जब तक 7 साल नहीं बीत जाते, यानी 7 साल बीतने के बाद ही उनकी डेथ जो है वो प्रिज्यूम की जाएगी। जबकि मालिकी स्कूल के अंतर्गत ये जो प्रोविज़न है ये 7 साल का ना होके 2 ही साल का है। इसलिए इस एक्ट के अंतर्गत हनफी स्कूल की जगह मालिकी स्कूल के इस प्रोविज़न को लिया गया। हमारा नेक्स्ट स्कूल जो है वो शैफ़ई स्कूल ऑफ मुस्लिम लॉ है। शैफ़ई स्कूल का जो नामकरण हुआ था वो इसके इमाम मोहम्मद बिन इदरिस शैफ़ई के नाम पे हुआ था, और इसी वजह से इसके मानने वाले जो अनुयायी हैं उनको शैफ़ई स्कूल का अनुयायी कहा जाता है। और अगर बात की जाए शैफ़ई के बारे में, तो शैफ़ई इमाम मलिक के स्टूडेंट थे, उनके बहुत ही खास चेले थे, उनके मानने वाले छात्र थे, और वो उनकी शिक्षाओं को ग्रहण कर रहे थे। लेकिन कुछ समय पश्चात ये कूफा चले गए, अबू हनीफा के अंतर्गत शिक्षा ग्रहण करने के लिए वहाँ चले गए। तो इन दोनों का ही ये फ़ायदा हुआ कि जो शैफ़ई थे इन्होंने दोनों स्कूल, हनफी स्कूल और मालिकी स्कूल, दोनों ही की शिक्षाओं को, दोनों की ही जो ट्रेडिशंस थी, जितनी भी चीज़ें थी, उनको बहुत ही फ्रेंडली मैनर में प्रेजेंट किया, बहुत ही लिबरल स्तर से प्रेजेंट किया। दोनों स्कूल्स के बीच में एक पुल बांधकर दोनों के बीच के गैप को ख़त्म कर दिया। जो इमाम शैफ़ई थे वो अपने टाइम के बहुत ही ग्रेटेस्ट जूरिस्ट में से एक गिने जाते हैं। इनकी सबसे खास बात, इनका सबसे खास जो कंट्रीब्यूशन था, योगदान था, वो इन्होंने एक थ्योरी दी थी जिसको क्लासिकल थ्योरी ऑफ शैफ़ई इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस के नाम से जाना जाता है। तो इस थ्योरी को इन्होंने प्रोपोगेट किया था। हनफी और मालिकी स्कूल से हट के इनका जो सोर्स ऑफ लॉ, जो जिस चीज़ में ये बिलीव करते थे, वो था कयास या एनालॉजी और इजमा। ये ना तो मालिकी स्कूल के सोर्स में बिलीव रखते थे, ना तो हनफी स्कूल के सोर्स में बिलीव रखते थे। इनका ये मानना था कि अगर किसी व्यक्ति को अपने सारे सवालों के जवाब चाहिए तो वो अपने कयास को, अपने पर्सनल एनालॉजी को फॉलो करे और इजमा का उपयोग करे, और उसके बाद से उसके सारे सवाल आराम से, आसानी से हल हो जाएंगे। इनकी जो गवर्निंग बुक थी, सबसे मेजर, जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक थी, वो अल रिसाला थी, जो कि इमाम शैफ़ई द्वारा लिखी गई थी। और इस बुक के अंतर्गत थी इस स्कूल से रिलेटेड सारी प्रोविज़न, जो कि इजमा, इज्तिहाद और कयास, और ये सारी ही चीज़ें उसमें अवेलेबल मिलती हैं। और इसको मानने वाले लोग जो हैं, जो इसके अनुयायी हैं, वो इजिप्ट में पाए जाते हैं, सीरिया में पाए जाते हैं, सदर्न अरेबिया में, साउथ ईस्ट एशिया में, इंडोनेशिया और मलेशिया। तो इन कंट्रीज़ में इस स्कूल को मानने वाले लोग पाए जाते हैं। सुन्नी स्कूल के अंतर्गत सबसे लास्ट स्कूल है, उसे हम कहते हैं हनबली स्कूल ऑफ लॉ। हनबली स्कूल का नामकरण इसके जो इमाम थे अहमद बिन हनबल, उनके नाम पर हुआ था। और ऐसा माना जाता है कि ये जो हैं, ये इमाम शैफ़ई के काफ़ी काफ़ी करीबी माने जाते हैं। और इनकी सबसे ख़ास बात ये थी कि इन्होंने जो हदीस है उस पर एक अच्छे खासा वृतांत प्रस्तुत किया था, उस पर ही ये ज़्यादा ले डाउन करते थे। और ऐसा कहा जाता है कि जब इमाम शैफ़ई जब वो बगदाद जा रहे थे, तो जाते जाते उन्होंने ये बात कही थी कि उनके बाद ग्रेटेस्ट जूरिस्ट में जो अगला नाम आता है वो हनबली का ही आता है। जो हनबल हैं इनका ही आता है, इसलिए इन्हीं को ग्रेटेस्ट जूरिस्ट माना जाए, इन्हीं का ही कहा माना जाए। और इसके अलावा ये जो इस स्कूल के मानने वाले लोग हैं, वो बाकी स्कूल्स की तरह किसी और चीज़ों में बिलीव नहीं रखते थे, वो इजमा वगैरह में बिलीव नहीं रखते थे। वो मात्र हदीस और सुन्ना, दो ही चीज़ में बिलीव रखते थे। उनका मानना ये था कि एक व्यक्ति को अगर उसके प्रश्नों का जवाब चाहिए तो वो उसे इन दोनों चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, उसके बाद अपने सवालों के सारे जवाब मिल जाएंगे। इनकी कोई गवर्निंग बुक, कोई मेजर बुक अब तक नहीं मिली है। और इनका जो एरिया है, जिस एरिया में, जिस कंट्री में ये पाए जाते हैं, वो है सीरिया, फ़लस्तीन और सऊदी अरेबिया, यानी कि इन्हीं कंट्रीज़ में इस स्कूल को मानने वाले लोग पाए जाते हैं। और अब हम बात करते हैं शिया स्कूल ऑफ मुस्लिम लॉ की। तो शिया के जितने भी स्कूल हैं उनमें डिफरेंस केवल इमामों को मानने का है। कुछ स्कूल 12 इमामों को मानते हैं, कुछ 7 को मानते हैं, कुछ 5 को मानते हैं, कुछ उससे भी कम को या ज़्यादा को मानते हैं। तो इनके बीच में जो बेसिक डिफरेंस मिलेगा वो केवल इमामों को मानने के ही बारे में मिलेगा। तो शिया स्कूल ऑफ लॉ का सबसे पहला जो स्कूल है उसे इस्ना असरी कहते हैं। इस्ना असरी स्कूल अगर बात की जाए तो शिया स्कूल ऑफ लॉ में सबसे ज़्यादा पॉपुलर और सबसे ज़्यादा इसके अनुयायी ऑल ओवर द वर्ल्ड मिलते हैं। अगर देखा जाए, एक प्रोपोर्शन की बात की जाए तो शिया अनुयायी में लगभग 70 से 75% जो लोग हैं वो इसी इस्ना असरी स्कूल को मानने वाले मिलेंगे। इनके पहले इमाम हज़रत अली हैं और इनके सबसे अंतिम इमाम जो हैं वो इमाम ज़माना या इमाम मेहंदी हैं। ये
अल्लाह, कुरान और हदीस में बिलीव रखते हैं, उसमें विश्वास रखते हैं, लेकिन ये उन्हीं हदीसों को केवल मानते हैं जो कि इनके स्वयं के पर्सनल जो इनके इमाम हैं उनसे आए हुए होते हैं। यानी कि ये इनके जो 12 इमाम हैं इन्हीं से मिले हुए हदीसों को ये मानते हैं, उसमें बिलीव रखते हैं, उसमें यकीन रखते हैं। अगर बात की जाए इनके गवर्निंग बुक की, सबसे इम्पॉर्टेंट बुक की, तो कुरान के बाद ये 2 पुस्तकें हैं जो कि नहजुल बलागा और अल काफ़ी है, जो कि अली के द्वारा लिखी गई थी। उनमें ये विश्वास रखते हैं, अपना यकीन रखते हैं और उन्हीं को मानते हैं। और इनके एरिया के बारे में, इनके अनुयायी कहाँ पे रहते हैं सबसे ज़्यादा, तो इनके अनुयायी सबसे ज़्यादा ईरान, इराक, भारत और पाकिस्तान में पाए जाते हैं। शिया स्कूल्स में जो नेक्स्ट स्कूल आता है वो इस्माइली स्कूल है। इस्माइली स्कूल का नामकरण, चूँकि ये 7 ही इमामों को केवल मानते हैं और इनका जो नामकरण हुआ था इस स्कूल का, वो इनके 7वें इमाम जो थे वो मोहम्मद बिन इस्माइल थे, उन्हीं के नाम पे इस स्कूल का नामकरण हुआ था। इसना स्कूल से इनका विवाद केवल इस बात पे हुआ था कि जो जाफ़र सादिक हैं उनके बाद उनका उत्तराधिकारी कौन होगा। जो इमाम जाफ़र सादिक थे उनके बाद उनका उत्तराधिकारी उनका पहला बड़ा बेटा होगा या दूसरा बेटा होगा। तो इसना असरी ने इस मामले में उनके दूसरे बेटे जो मूसा कासिम थे उनको अपना इमाम माना और इसी बात पे इनका विवाद होगा। इन्होंने उस जाफ़र सादिक के पहले बेटे जो बड़े बेटे हैं उनको अपना इमाम माना और ये इसना असरी स्कूल से अलग हो। शिया स्कूल का सबसे लास्ट स्कूल जो है वो जैदिया स्कूल कहा जाता है। जैदिया स्कूल भी केवल 5 इमामों में ही यकीन रखता है, जिनके शुरुआत के 4 इमाम तो इसना असरी वाले इमाम ही होते हैं, लेकिन 5वें और अंतिम इमाम जो हैं वो इसमें जो होते हैं वो हुसैन के पोते जैद बिन अली हैं और जिनके नाम पे ही, जिनकी वजह से ही इस स्कूल का नामकरण, जो नाम पड़ा वो जैदिया पड़ गया। इनकी जो गवर्निंग या मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है वो जैद बिन अली के द्वारा लिखी गई मजमउल फ़िक़ह है, जिससे इनके सारे ही प्रावधान, सारे ही कानून, सारे ही प्रोविज़न्स लिए जाते हैं और इसको मानने वाले लोग ज़्यादातर यमन में ही रहते हैं। शिया स्कूल और सुन्नी स्कूल से हट के भी कुछ और भी स्कूल्स हैं जो दोनों में ही अपने आप को नहीं मानते, ना ही ये दोनों स्कूल के लोग इन्हें अपने में मानते हैं, जिनमें पहला स्कूल इबादी है और दूसरा अहमदिया है। इबादी स्कूल ऑफ लॉ जो है इसको मानने वाले लोग ना तो अपने आप को सुन्नी मानते हैं ना ही शिया मानते हैं, ये अपने आप को न्यूट्रल मानते हैं। इसको मानने वाले ज़्यादातर लोग जो हैं वो ओमान में ही रहते हैं। ओमान से बाहर इनकी आबादी बहुत ही कम, नाम मात्र की पाई जाती है। ये पर्सनल रीजनिंग में ज़्यादा यकीन रखते हैं, ना कि हदीस के या किसी अन्य चीज़ के, और इसी वजह से इनको बाकी के मुस्लिम कम्युनिटी के द्वारा नकार दिया जाता है। और हमारा नेक्स्ट स्कूल इसमें जो आता है वो अहमदिया स्कूल है। अहमदिया स्कूल का शुभारंभ जो 19वीं सेंचुरी में भारत में ही एक अहमद नाम के इमाम थे, अहमद नाम के जो इनके प्रवर्तक थे उनसे हुआ था और इसी वजह से इसको मानने वाले लोग जो हैं वह अहमदिया कहे जाते हैं। ये प्रॉफिट मोहम्मद या पैगंबर मोहम्मद में यकीन नहीं रखते, ये सीधे सीधे अल्लाह को ही मानते हैं, कुरान को ही मानते हैं, किसी उनके पैगंबर में यकीन नहीं रखते। और क्योंकि इनके प्रवर्तक जो जनक थे अहमद, उनका जो जन्म स्थान है वो भारत में ही स्थित एक स्थान है खदियान, वहाँ पाया जाता है, इसलिए इस स्कूल को मानने वाले लोग को खदियानी भी कहा जाता है। तो ये था मुस्लिम लॉ के बारे में, जितने भी स्कूल, सब स्कूल, डिवीज़न, सब डिवीज़न और इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। बाकी के लॉ से रिलेटेड वीडियोस, पॉइंट्स, टॉपिक्स और जजमेंट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए। और अगर आप मेरे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रहना चाहते हैं तो इसके लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम ID पे फॉलो करके मैसेज भेज सकते हैं। धन्यवाद।